साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। वर्तमान में जो परिदृश्य है उसमें शायद ही कोई परिवार या मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे अपने जीवन में साइबर फ्रॉड से उसका सामना नहीं करना हो। कुछ लोग ठगे गए हैं, लेकिन ठगी का फोन तो हर एक आदमी के पास आता है, लिंक हर आदमी के पास आता है, लेकिन उसमें कुछ लोग फंस जाते हैं और कुछ लोग बच जाते हैं। आखिर इस समस्या का कैसे समाधान हो और इस महामारी, मैं महामारी ही कहूँगा, इस महामारी से क्या बचाव है, इस पे आज हम बात करेंगे। इसलिए आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं, डीएसपी हैं साइबर सेल रांची की। हम उनका स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमन जी। और क्योंकि हर आदमी जो है वो परेशान है साइबर ठगों से, और आप इसको देख रही हैं पिछले लंबे अरसे से। कैसे इस बीमारी का इलाज हो, क्या आपने डायग्नोस किया है? जागरूकता ही इस मामले में मेरे समझ से बचाव है, क्योंकि आए दिन साइबर क्रिमिनल्स हर नए तौर तरीके अपनाते, हर दिन उनका एक नया एमओ होता है। तो आप जितने आप उस एमओ से आप परिचित होंगे, आप अवेयर रहेंगे, आप खुद का बचाव कर पाएंगे। जी, लेकिन इतनी बातें होती हैं, हम चर्चा करते भी हैं, रोज अखबार में ये घटना घटती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी लोग इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। क्या इसकी वजह? आप क्योंकि आप विभिन्न प्रकार के केस को डील करती होंगी, तो आप क्या पाती हैं, आखिर कहाँ पे चूक हो रही है लोगों से? बेसिकली ये जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड हम उसे कह सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड वो हर तौर तरीके अपनाते हैं आपको कन्विंस करने के लिए। जब शुरू में जब केवाईसी के नाम पर ठगी की गई कि आपका केवाईसी ड्यू है, आपका पेंडिंग है, आप इसे करा लें। देन फिर बीच में आपने देखा होगा कि कोविड वैक्सीनेशन के नाम पे ठगी की गई कि आपका नंबर लग जाएगा कोविड वैक्सीनेशन के लिए। तो कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, फिर कभी आपने रिसेंटली देखा होगा बिजली बिल फ्रॉड के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के नाम पे। तो इनके तरीके कई हैं, और जितने भी मैं कहूँ कि नए स्कीम्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें ये बहुत ही अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को वो लोग कैश करते हैं, और उन्हें पता होता कि जनता को ये चीज़ चाहिए, एंड फिर देन उसी के नाम लेकर उसको कैसे जहाँ से भी लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड है। वो आपको सामने इतना कन्विंस कर देते हैं, और आपको भी इस चीज़ की इतनी ज़रूरत होती है कि आप सोचते समझ नहीं पाते हैं कि ये सब डेटा शेयर करने से क्या होगा। हर साइबर क्राइम फ्रॉड में जो देखा गया है, जो आपके बेसिक डिटेल्स है बैंकिंग से रिलेटेड, चाहे वो ओटीपी हो, वो सीवीवी हो, बैंकिंग या यूपीआई पिन हो आपका, अब बैंकिंग रिलेटेड डिटेल्स चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कितने भी तरीके से आपको कन्विंस क्यों ना कर रहा हो, आप अपने बैंकिंग से रिलेटेड डिटेल्स कभी भी शेयर नहीं करें, तो आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। रिसेंटली कुछ लिंक और एपीके फाइल्स के माध्यम से भी हो रहे हैं, जो मैं कहूँगी कि एक स्टेप अहेड है ओटीपी फ्रॉड से, जहाँ पे कि साइबर क्रिमिनल्स आपको एक मालवेयर फाइल भेजते हैं, और जितने भी लोग हैं उन्हें कम जानकारी होती है कि कौन से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, नहीं करना है, कौन से लिंक को क्लिक करना नहीं करना। तो एक ये जो नया तरीका है, एक मैं कहूँगी एक नॉच ऊपर है उनके तरीके में सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड में, और इनसे फिर आपके डेटा को वो चुराते हैं। तो यहाँ पे जो झारखंड बहुत ज़्यादा चर्चित है साइबर फ्रॉड के मामले में, तो उसको लेके
राज्य सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए, पुलिस की जो तैयारी होनी चाहिए, क्या धरातल स्थल पे है? जो थाने तो बनाए गए हैं, लेकिन और ज़्यादा ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता कहीं महसूस नहीं होती? क्योंकि केसेस जितने आते हैं और सभी लोग, क्योंकि हर बच्चा जान गया है कि यशोधरा जी तो इस मामले को का सॉल्व करेंगी, तो वो आपके पास पहुंचते होंगे, लेकिन कभी कभी लगता होगा ना कि और हैंड्स चाहिए। वैसे तो थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो एग्जिस्टिंग है उसको और एनहांस किया जा रहा है झारखंड पुलिस के तरफ से, और भी नए साइबर थानों के सृजन हेतु प्रस्ताव गए भी हुए हैं, क्योंकि नो डाउट इसमें अभी जिस रेट से बढ़ रहा है उसमें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की और ऑफिसर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है, और इसकी पहल झारखंड पुलिस ने ऑलरेडी शुरू कर दी है। एक अभी यशोधरा जी, कई परिवारों में मैंने सुना कि एक नए तरह का फ्रॉड आया है, कि क्योंकि हमारे देश में लोग जो है ना घर बैठ के आराम का पैसा ज़्यादा चाहते हैं, तो एक फ्रॉड कर रहे हैं लोग कि आप घर बैठे कमाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ये वर्क कीजिए, और फिर उसमें पैसा डालते जाते हैं और वो एक बड़ा अमाउंट फ्रॉड हो जाता है। बिल्कुल, इस तरह की शिकायतें भी आई हैं जहां घर बैठे जॉब पाओ का ऑफर दे करके आपको व्हाट्सएप पे पहले तो कांटेक्ट किया जाता है, आपको अननोन नंबर से आपको मैसेज आएंगे और आपको ऑफर दिया जाएगा कि आप घर बैठे घंटे के हिसाब से, आप प्रति घंटे के हिसाब से आप कमाई कर सकते हैं। उसमें आपको टास्क दिया जाता है कि आपको कुछ वीडियोस को लाइक करने हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और या उसे फॉरवर्ड करना है। इस तरह का प्रलोभन देकर उन्हें पहले बोला जाता है, कहा जाता है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट इतना करें, देन आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। तो शुरू में तो वो रिटर्न देते हैं आपको झांसे में लेने के लिए, लेकिन हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई इजी मनी नहीं होता है। सही बात। तो जब आप बहुत पहले धीरे, आपको शुरू में वो पहले रिटर्न देते हैं, फिर आप जब बड़ा अमाउंट आप पाते हैं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। उन्हें आपको इनफैक्ट और फोर्स करते हैं कि आप फर्दर और इतना पैसे आप जमा करेंगे तो ही आपके प्रीवियस जमा किए हुए पैसे आपको वापस आएंगे। और इस तरह लोगों के लाखों लाख रुपए चले जाते हैं। तो इस प्रलोभन में बिल्कुल नहीं पड़े, और खासकर ये पहला तो लिंक आपको व्हाट्सएप पे आता है, उसके बाद वो आपको टेलीग्राम चैनल्स पे भी ले जाते हैं, और आप इस तरह का कोई भी आपको अगर मैसेजेस आता है, तो अगर आप व्हाट्सएप पे रिसीव किए तो आप उसे ज़रूर रिपोर्ट भी करें, सिर्फ ब्लॉक ना करें बल्कि रिपोर्ट भी करें, सो दैट कि सो मोटो व्हाट्सएप भी देखती है कि कितने लोगों ने इसे रिपोर्ट किया है। और आप रिपोर्ट करेंगे तो वो अकाउंट बंद हो जाता है। सिमिलरली आपको ये टेलीग्राम पे भी ऐसा करना चाहिए, और इसके प्रलोभन में बिल्कुल नहीं पड़े। आपके पास तो कई केसेस आ रहे होंगे, तो क्या इसका समाधान हो पाता है? पैसे वापस आ रहे हैं, या बहुत लोग तो लोक लज्जा में भी शिकायत नहीं करते हैं, आपके पास नहीं आते होंगे? नहीं, बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं। कुछ लोगों को एम्बैरसमेंट भी होती है कि मैं साइबर क्राइम का शिकार हो गया हूँ, लेकिन इसमें जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि आपके पैसे रिटर्न आएंगे, बिकॉज वो लोग साइबर क्रिमिनल्स तुरंत पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। अगर एक बार पैसा विड्रॉ हो गया तो फिर वो मिलना मुश्किल हो जाता है जी। तो इसमें सबसे बड़ा कैच पॉइंट है कि जितनी जल्दी आप पुलिस को रिपोर्ट कराएं, बिकॉज जब हमारे पास कंप्लेन आता है तो हम भी जब स्टडी करते हैं कि पैसे कहाँ गए, तो उस इंटरमीडियरी को हम भी रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये प्रोसेस जितना जल्दी इनिशिएट होता है उतनी ज़्यादा चांसेस रहते हैं रिकवरी के। रिकवरी हो रहा है उसमें? हाँ, बिल्कुल रिकवरी होती है। एनसीआरपी पोर्टल पे भी लोग डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं इसके www.cybercrime.gov.in पे, या फिर वो 1930 जो टोल फ्री नंबर है MHA भारत सरकार का, उस पे भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे एक्सेस नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो साइबर सेल रांची कभी भी आ सकते हैं, या लोकल थाने में भी इसकी सूचना दे सकते हैं। लेकिन लोकल थाने वाले जो है वो टहला देते हैं, मतलब इससे बुरा नहीं मानिएगा, कभी कभी देखा जाता है कि नहीं ये हमारा काम नहीं, तो उसमें भी देरी की समस्या होती है। तो डायरेक्ट क्या साइबर थाना ही जाना चाहिए, या लोकल थाना भी होता है? ये बिल्कुल, जिन जिलों में साइबर थाना है उचित होगा कि आप डायरेक्टली साइबर थाने आप जाएं, लेकिन जिन जिलों में साइबर थाना नहीं है उसमें अगर साइबर डेडिकेटेड साइबर सेल है तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहले साइबर सेल ही जाना चाहिए। अच्छा। इन केस अगर नहीं है, न साइबर थाना है न साइबर सेल है, और एनसीआरपी पोर्टल पे आप अपलोड नहीं कर पा रहे अपनी शिकायत, या 1930 पे कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो डेफिनेटली आपको अपने लोकल थाने जाना चाहिए जी। अच्छा, एक और मामला भी प्रकाश में आ रहा है
कि मेरे मोबाइल में या आपके मोबाइल में एक सिम लगा हुआ है और उसी का डुप्लीकेट सिम जो है वो कोई और इशू करवा ले रहा है और उससे फिर काम होने लगता है, तो ये क्या खतरा है? ऐसा ही एग्जैक्टली जो मामला आया है उसमें एक तो पहली बात ये है कि अगर आपके फ़ोन में एक सिम एक्टिवेटेड है तो आप ही का उसी नंबर का सिम किसी दूसरे को एक्टिवेट हो ही नहीं सकता है। अच्छा। जिस मोमेंट वो सिम एक्टिवेट हो जाएगा आपके हैंडसेट में जो सिम लगा हुआ उसका टावर गायब हो जाता है। तो ऐसे केसेस में बेसिकली चेक क्लोनिंग के केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपका सिम कार्ड कोई और इशू करा ले रहा है आपके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके, और फिर जो भी बैंक से जो कॉल आते हैं कंफर्मेशन के लिए, किसी चेक क्लियरेंस के लिए, वो अब आपके पास ना आकर उस साइबर क्रिमिनल के पास जा रहा होता है, उस फ्रॉडस्टर के पास जा रहा होता है, या फिर जो OTP आ रहे होते हैं उस फ्रॉडस्टर के पास जा रहे होते हैं। तो इसके बचाव के लिए जब भी अगर आपको लगे कि टावर गायब है तो आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए, स्पेशली जब आपका वो सिम आपके बैंक से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, बिकॉज आपको पता है कि आपके सभी कॉल और OTP आपके उसी सिम पर आएंगे। क्योंकि वो तो आंख बंद और डिब्बा गायब वाली बात हो जाएगी कि आपके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, OTP जो सब फोन कॉल सब उनके पास जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा और किस किस तरह के केसेस आ रहे हैं जो लोगों को जानना चाहिए और जागरूक होना चाहिए? मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूँगी सभी कोई सो दैट कि आसानी से समझ सके। पहला तो वैसे क्राइम जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं जिसमें आपको, जैसे मैंने बोला कि कोई लिंक आपको हो सकता है शेयर कर दिया जाए, कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जाए जिससे आपके फ़ोन का कंट्रोल साइबर क्रिमिनल के पास चला जाता है, या व्हाट्सएप पे आजकल साइबर क्रिमिनल्स .apk वो फाइल्स भेजते हैं, उसे वो मालवेयर फाइल्स होता है, उसे कभी डाउनलोड ना करें। और आप अपना UPI पिन जो होता है या फिर आपका जो UPI ये होता है ना, जो लिंक आप कनेक्ट करने के लिए जो आप NPCI को जो फॉरवर्ड करते हैं आपके बैंक को जो शेयर होता है, उसे किसी से भी शेयर ना करें। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं अगर हम उनको फॉलो करेंगे, जैसे OTP नहीं देना, गूगल से कस्टमर केयर का नंबर सर्च नहीं करना, अगर ये सब हम ध्यान देंगे तो हम जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। दूसरे में पार्ट में समझाना चाहूँगी या बताना चाहूँगी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कभी भी किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आप ना एक्सेप्ट करें जब तक आप उसको पर्सनली नहीं जानते। सिर्फ इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड को कॉमन दिखला रहा हो कि वो उनके भी मित्र हैं, हो सकता है उन्होंने भी गलती से एक्सेप्ट कर लिया हो। ऐसे केसेस में देखा जाता है कि सेक्सटॉर्शन के मामले सामने आते हैं जहां आपसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपने प्राइवेसी सेटिंग्स में अपने फ्रेंड लिस्ट को छुपा कर नहीं रखा तो आपके फ्रेंड लिस्ट का सारा वो डिटेल रख लेते हैं। उसके बाद वो आपको अप्रोच करते हैं और देन आपको वीडियो कॉल पे आप झांसा देकर आपको बुलाया जाता है एंड देन वहाँ से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। तो इससे बचने का सबसे तरीका है कि आप किसी अननोन लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। ऐसा भी देखा गया कि अचानक से रात में वीडियो कॉल आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, नींद में होते हैं लोग, गलती से भी उठा लेते हैं। तो जब भी कॉल्स आए रात में तो थोड़ा आप खासकर जो वीडियो कॉल्स आए तो आप उसे ना उठाएं, इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर करें आप। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने गलती से उठा भी लिया तो इसमें कोई एम्बैरसमेंट की बात नहीं है, आप बिल्कुल उसे रिपोर्ट करें पुलिस को, सो दैट जो नंबर्स है हम उन्हें ब्लॉक करा सकते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी साइबर क्रिमिनल्स के कॉल्स के जो नंबर होते हैं, हाँ, झारखंड पुलिस के बहुत सारे विभिन्न जिलों में, रांची में भी अवेलेबल है नंबर ब्लॉकिंग फैसिलिटी। आप एम्बैरस फील ना करें, वो बताएं, वो नंबर हम ब्लॉक कराएंगे, वो हैंडसेट हम ब्लॉक कराएंगे ताकि फर्दर किसी वो और को ये ना कर सके। इसके अलावा सोशल मीडिया में हैकिंग के भी शिकायतें आती हैं या फेक प्रोफाइल की शिकायतें आती हैं। तो इससे बचने का तरीका है हैकिंग से कि आप अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर इनेबल रखें, जिससे कि आपको एक OTP ज़रूर आए अगर कोई दूसरा एक्सेस आपके प्रोफाइल को करना चाह रहा है। फेक प्रोफाइल से बचने के लिए आप अपने जो भी आप डिस्प्ले पिक्चर लगाते हैं, DP जो लगाते हैं, आप उसको शील्ड गार्ड रखें, सो दैट कि कोई उसे डाउनलोड ना कर सके। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेगा भी तो एक शील्ड का मार्क आता है, सो दैट कि किसको पता चल सकता है कि ओके दिस इज फेक। तो और खासकर अपने फ्रेंड लिस्ट जो मैंने बोला
वो सबको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए अगर आप अपने पब्लिक फिगर ऐसे आप नहीं हैं तो। और अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में ज़रूर देख लें कि आपका घर का पता, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सब पब्लिकली हर कोई ना दे पाए, क्योंकि होता क्या कि वो आप ही का डिटेल्स लेकर आप ही को कॉल करेंगे और आपको बड़ा ही कन्विंसिंगली बोलेंगे कि अच्छा आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपका ये, तो आप भी कन्विंस हो जाएंगे एंड देन आप कोई भी डिटेल्स उनसे डाइवर्ज कर देंगे, आप शेयर कर देंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये सब जो है सावधानियां बरतनी चाहिए। ये मूर्खता भी होती, माने लोगों की मूर्खता। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति का प्रोफाइल, मुझे नहीं लगता है कि उसको 10 आदमी जानते होंगे उसके गांव के, लेकिन उसके फ्रेंड लिस्ट में सब अमेरिका और इंग्लैंड की जो है लड़कियों का फोटो लगा, तो सारे फेक प्रोफाइल नहीं था। तो वो ऐसे ही चारा डालते हैं और वहीं से फिर नहीं, बिल्कुल ऐसे केसेस भी आए हैं जी, जहां वो खुद को अपने फॉरेन किसी कंट्री का अपना नागरिक बताकर आपसे दोस्ती करते हैं एंड देन वो कहते हैं कि आपसे मैं मिलने इंडिया आ रहा हूँ, कस्टम वालों ने पकड़ लिया है, आप इतने पैसे आप ट्रांसफर कर दे बिकॉज मैं आपके लिए इतने डॉलर्स या यूरोज लेकर आ रहा था। इसी तरह मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स भी होते हैं। फेक प्रोफाइल कोई NRI का बना लेते हैं और शादी का प्रलोभन देते हैं कि मैं NRI हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ एंड देन वैसे पैसे मंगवाते हैं। तो डेफिनेटली जिनको आप जानते नहीं हैं पर्सनली, उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का सलाह तो सही नहीं है। और नहीं, अगर आप शिकार बने हैं, फ्रॉड के शिकार बने, तो आप आवाज उठाइए, कम से कम पुलिस तक पहुंची। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ के विधायक जो हैं रांची के, उनके साथ इस तरह की घटना हुई, तो वो आपके पास गए, बाकायदे लोक लाज में नहीं, उन्होंने FIR दर्ज किया और आगे आपने कार्रवाई की। क्या उसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि लोगों को पता चले। वो केस मुझे ध्यान में नहीं है। CP सिंह जी के साथ जो हुआ था। बिल्कुल जी। उनका जो हमने उनके साथ भी यही हुआ था कि किसी ने व्हाट्सएप पे ये किया, बट उनकी समझदारी थी कि उन्होंने कॉल्स ही नहीं पिक किए और वो अवेयर थे। जी। तो अच्छी बात है कि उनके FIR के माध्यम से बाकी जनता भी इसके बारे में अवेयर हुए कि अच्छा इस तरह का मामला कुछ आता है, हमें कॉल्स पिक नहीं करने चाहिए। ये इससे लोगों तक मैसेज गया। बिल्कुल मैसेज गया। उन्होंने FIR कराकर लोगों को मैसेज भी दिया है कि आप आगे आएं और एक ये अवेयरनेस भी जाता है कि इस तरह की घटना हो सकती है, आपको रात में अनजान नंबर से कॉल आ सकते हैं, वीडियो कॉल, आप उसे ना उठाएं। अच्छा, ये जामताड़ा जो है छोटा सा शहर, छोटा सा देवघर का जो गांव है, वो सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है सुर्खियों में, तो उन जगहों पे साइबर फ्रॉडों पे नकेल कसने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं? कुछ जानकारी अगर आपके पास हो तो आप बताएं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे डेडिकेटेड साइबर थाना खोला गया है, वहाँ पे डेडिकेटेड ऑफिसर्स को डिप्यूट किया गया है और टाइम टू टाइम वहाँ पे रेड्स होते रहते हैं इंटेलिजेंस कलेक्शन के बेसिस पे, और वहाँ से काफ़ी सिम्स और मोबाइल्स हैंडसेट्स को ब्लॉक भी कराया जाता है। जैसी रेड्स कंडक्ट होते हैं पता चलता है इससे साइबर क्राइम हो रहा है, तो ये सब बेसिक चीज़ें वो टाइम टू टाइम रेड करना ही सबसे अधिक इम्पैक्टफुल रहता है। जब वो इतनी ज़्यादा जितनी रेड्स कंडक्ट होती है उतना ही ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स ऑल ओवर द कंट्री वो घट जाता है उसका रेट। अच्छा, मतलब कानून का खौफ जो है उनमें। बिल्कुल वो अब जितना ज़्यादा रेट होता है, अब हम लोगों ने ये पाया है कि कंप्लेंट्स दिन कम आते हैं। अच्छा, तो बात ऐसी है कि सिर्फ जामताड़ा देवघर ही नहीं, तो इंडिया में हॉटस्पॉट्स तो नूह है, मेवात है, अलवर है, भरतपुर भी है। जी। तो मतलब कोई शहर, इस देश का कोई शहर अब अछूता नहीं है, हर जगह लगभग ये समस्या है। साइबर क्राइम के कुछ पैटर्न्स भी ऑब्जर्व मैंने किया है। वो जो OTP वाले फ्रॉड्स जो आते हैं अपने संथाल परगना, जामताड़ा, देवघर से आते हैं, जो आपको सेक्सटॉर्शन वाला मैंने बोला, वो आपको नूह, मेवात, भरतपुर, OLX फ्रॉड्स जो हैं, या क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स है वो दिल्ली NCR से आते हैं। ATM कार्ड क्लोनिंग के लिए इनफेमस होता जा रहा है, एक गया का एक जगह है, एंड देन हजारीबाग के भी कुछ, तो चंक्स में थोड़ा बटे हुए कि इस तरह के क्राइम हो रहे, तो कॉल कहाँ से ओरिजिनेट, तो बीट वाइज जो भी काम कर रहे हैं मतलब। जी, तो ये जो ATM क्लोनिंग की बात आपने याद दिला दी, ATM क्लोनिंग से कैसे बचें और इसके क्या खतरा है, ये थोड़ा लोगों को बताइए। ATM कियोस्क में जब भी आप जाते हैं अपने ATM कार्ड को यूज़ करने, तो आप अगर साइड बाय, वैसे जो साइबर क्रिमिनल्स जो हमने इंटरोगेट किया उसमें पता चला वो वैसे ATM कियोस्क को टारगेट करते हैं,
जहाँ पे 2 एटलीस्ट लगे हुए हों साइड बाय साइड, क्योंकि एक में वो मशीन फिट करते हैं एंड दूसरे में वो कैमरा फिट करते हैं कि आपके वो पिन को, एक में आप कार्ड इंसर्ट करेंगे, वहाँ से वो आपको वो डेटा आपकी चोरी कर लेते हैं, एंड दूसरे वाले आपको वही खुद प्रॉम्प्ट करेंगे कि ये मशीन ख़राब है, आप बगल वाला यूज़ कर लें। बगल वाले से वो आपका एटीएम पिन देख लेते हैं एंड देन वो एटीएम कार्ड क्लोनिंग करते हैं। तो इससे बचने का तरीका ये है कि जब भी आप एटीएम कियोस्क में जाएं, बैंक भी आग्रह करती है अपने ग्राहकों से कि आप किसी और को अंदर ना आने दें कियोस्क में। तो मेरा भी अनुरोध रहेगा कि जब भी आप इस्तेमाल करें अपनी एटीएम कार्ड को अपने आप विड्रॉ करने के लिए पैसे, तो प्लीज़ आप किसी को भी एटीएम कियोस्क में अंदर ना आने दें सिवाय आपके, और कोई ना होना चाहिए। इसके अलावा एक कह लीजिए प्रिकॉशन के तौर पर आप जब अपना पिन एंटर करते हैं तो आप अपने हाथों से उसे ढक लीजिए, सो दैट कि अगर कहीं सीक्रेट कैमरा लगा भी हुआ, हिडन कैमरा है भी, तो वो आपके पिन को कैप्चर एटलीस्ट ना कर पाए। अगर डेटा कैप्चर गलती से हो भी गई तो एटलीस्ट आपके पिन को कैप्चर ना कर पाए। लेकिन ये समस्या मॉल में हो सकती है जहाँ पीछे लाइन लगी हुई है और वहाँ आपको इतनी प्राइवेसी नहीं मिलती है कि आप कर सके, ट्रांजैक्शन कर सके। वहाँ भी इसमें कोई शर्म की बात नहीं अगर आप छुपा कर अपने पिन को आपने आपके पॉस मशीन में एंटर कर रहे हैं तो। नहीं, मुझे तो कई लोग मिले ऐसे कि वो डेबिट कार्ड ही नहीं रखते इसी वजह से। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप किसी शॉप में जा रहे हैं, किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, आपके पीछे लोग खड़े हैं, उनकी लाइन खड़ी है, तो आप वहाँ सावधानी थोड़ा बरतें। आप अपने पिन को जब एंटर करते हो उसे अच्छे से छुपा कर आप उसे एंटर करें। तो घबराहट में और शर्मिंदा होने की बात नहीं। आपके मेहनत के पैसे हैं, आप छुपा कर इस्तेमाल करें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है ओपन में यूज़ करते, बट मैं ये एडवाइस नहीं करूँगी। अच्छा। वो बिल्कुल ही ढक कर छुपा कर आपको पॉस मशीन में जब आप स्वाइप करके जब पिन एंटर करते हैं आपको यूज़ करना चाहिए। अच्छा। दूरदर्शन और प्रसार भारती तो अपनी जिम्मेवारी निभा ही रहा है, लेकिन ये साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और किस आप एक, क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल पे आप काम कर रही हैं, क्या क्या जागरूकता और होनी चाहिए, किस स्तर पे, क्या अनुभव है आपका इस? जागरूकता तो ये हर कोई के लिए होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप विक्टिम्स का प्रोफाइल देखेंगे, एज प्रोफाइल जी, तो यंगस्टर्स से लेकर ओल्ड एज तक सभी कोई, तो इसलिए कोई स्पेसिफिक मैं एक एज ग्रुप तो नहीं ऐसा बोलूँगी कि इनको जागरूक होने की आवश्यकता। मुझे लगता है सबको जागरूक, इनफैक्ट बच्चों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया पे किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, गेम्स खेलते वक्त, बच्चों के गेम्स खेलते वक्त कैसे पैसे कट जाते हैं। तो जागरूकता बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए ज़रूरत है। इसलिए रांची पुलिस स्पेशली जब हम लोग हमारी जब जागरूकता अभियान चलती है तो हम लोग स्कूल्स को भी टारगेट करते हैं, कॉलेजेस को भी टारगेट करते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट करते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कि आप यहाँ आए और हमें अवेयर करें। बिकॉज आई थिंक हर एज ग्रुप इस वल्नरेबल है, हर एज ग्रुप विक्टिम हो सकता है, सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। खास तौर पे जो है बच्चों को, अगर शुरुआती में बुजुर्ग लोगों को तो मान लीजिए कि यूज टू हो रहे हैं और हो चुके हैं, लेकिन बच्चों को अगर शुरू से संस्कार, मुझे लगता है ऐसा कि साइबर जागरूकता जो अन्य संस्कार है उसी तरह एक और संस्कार के रूप में देना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि कोविड के टाइम से जब से मोबाइल फोन्स बच्चों को दिया गया ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तब से बच्चों से रिलेटेड शिकायतें साइबर क्राइम के बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। पहले ऐसा रिपोर्ट नहीं हो रहा था 2018-19 में, लेकिन जब से 20 ऑनवर्ड्स आप विश्वास नहीं करेंगे बच्चे भी साइबर क्राइम कर बैठते हैं और उन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि ये क्राइम भी है। उसमें क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, आप थोड़ा डिटेल से बताएं। कुछ एक तो ऐसे मामले आए जहाँ पे बच्चों ने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए अपने पेरेंट्स के डेबिट कार्ड के डिटेल्स ही शेयर कर दिए। कुछ वेपन खरीदना है, कोई टूल खरीदना है जो आपको गेमिंग ऐप अवेलेबल कराता है कि आप इतने में परचेज कर सकते हैं। बच्चे इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के डेबिट कार्ड्स डिटेल्स जो भी हैं, बैंकिंग डिटेल्स, वो चोरी छुपे यूज़ कर लेते हैं, उन पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। इसके अलावा स्कूल के बच्चों में जो सबसे चिंताजनक जो मुझे लगा है वो ये है कि फेक प्रोफाइल बनाना बुली करने के लिए, बुली करने के पर्पज से। बच्चों को नहीं पता कि फेक प्रोफाइल बनाना इज एन ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट। तो वो बुली करने के लिए बच्चों को, या किसी से झगड़ा हो गया उससे ये डाउन दिखाने के लिए, बदला लेने के लिए उसके ऑब्सीन फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, एडिट करके, मॉर्फ करके। तो ये क्राइम है। उन्हें शायद ना भी उन्हें शायद लगता हो कि ये मजाक है या फिर उन्हें प्रैंक है या फिर ये, बट दिस इज अ क्राइम
कि क्राइम है और इस तरह के मामले रिपोर्ट भी हुए हैं और जो चिंताजनक है। इसके अलावा बच्चों के बिहेवियर में भी बहुत चेंज देखा गया है। वो बहुत चिड़चिड़े हो गए, आप उनसे मोबाइल फोन अगर छीन लें गेम के तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ, तो कई उनके घरों में तो मतलब मारपीट की नौबत आ रही है। बिल्कुल ऐसी नौबत आती है और हमारे पास ऐसी शिकायतें आई हैं और इसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज और माता पिता भी परेशान हैं। मतलब ये बीमारी जो है, ये साइबर फ्रॉड अपने आप में बहुत जो है ना विस्तार ले चुका है। बिल्कुल, लेकिन बच्चों के लिए मैं पेरेंट्स को ही सलाह दूंगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस मजबूरी है, आप उसमें कुछ आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑनलाइन क्लासेस कराना ही तो बेहतर होगा। जो बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को कि आप उन्हें डेस्कटॉप दें और डेस्कटॉप का स्क्रीन इस तरह प्लेस्ड होना चाहिए रूम में कि आप घर के काम करते वक्त भी अगर आप रूम क्रॉस कर रहे हो तो आपको बाहर से ही दिख सके कि बच्चे के स्क्रीन पे चल के आ रहा है। और खासकर बच्चों को बंद कमरे में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो कहीं आपसे ज्यादा टेक सेवी हैं। सही बात। वो तुरंत ही छुपा लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ओपन कमरे में आप बच्चों को दें, डेस्कटॉप प्रेफरेबली डेस्कटॉप आप उन्हें दें और उन्हें मॉनिटर करें कि कर क्या रहे, उनके स्क्रीन पे चल क्या रहा हो। बिकॉज इतने तेज होते वो क्या डिलीट कर देंगे हिस्ट्री से और क्या चेंज कर देंगे वो आप नहीं समझ पाएंगे। सही बात है कि कितने मोड आ चुके हैं उस मोड। सही। अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का समय आ गया है, तो हालांकि ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, लेकिन फिर एक बार मैं पूछता हूँ कि अगर कोई इतने जागरूकता के बाद भी अगर कोई शिकार हो जाए साइबर फ्रॉड का तो क्या करे? बिल्कुल, NCRP पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर इसे तत्काल रिपोर्ट कराएं या फिर आप टोल फ्री नंबर 1930 पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और आप दोनों ही चीज़ें कराने में असमर्थ हैं तो कृपया आप अपने नज़दीकी साइबर थाना या साइबर सेल या अपने नज़दीकी थाने को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि जितने फास्ट आप शिकायत दर्ज कराएंगे उतने ज़्यादा चांसेस रिकवरी के होते हैं। अच्छा, मतलब रिकवरी की गुंजाइश है अगर फ्रॉड हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थी यशोधरा जी। इन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने के और अगर आप शिकार हो जाते हैं तो उसके बाद क्या समाधान है उसके बारे में विस्तार से बताया। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।